हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह में। मैं हूं सुनीता सिंह। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने वाला है 2020 का, जो आप लोगों ने फॉर्म डाला हुआ है ना, उसके केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ओके, इससे पहले भी एक वीडियो मैंने केमिस्ट्री से डाला हुआ है 1 to 30 क्वेश्चंस का। उसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक और आपके सामने ये वीडियो पहली बार आया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप लोग वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन मैं ला रही हूँ वो जो आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, मतलब पिछले एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे एक बारी तो आपको फिर केमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और बनाते हैं क्वेश्चन। समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग को अच्छा लगे वीडियो, कुछ देर देखने के बाद आपको लगे कि फ्रूटफुल है ये, तो आप मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँगी नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। मैं 9th 10th दोनों का वीडियो डालती हूँ, जनरल कॉम्पिटिशन केमिस्ट्री का भी वीडियो डालती हूँ। आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अगर आपके यूज़ का जब वीडियो जाएगा आप देखेंगे तब उसे देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन बनाना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है। ठीक है, समस्त भार कहाँ केंद्रित होता है, सभी को पता है, नाभिक में। परमाणु का जो भार होता है वो नाभिक में ही होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ये सब थ्योरी पढ़ा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। फिर देखिए, परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता रदरफोर्ड। ये सारा क्वेश्चन के लिए ना चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। गोल्डस्टीन है, टॉमसन है, चैडविक, ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोज करता है। रदरफोर्ड जो है वो नाभिक के खोज करता है, क्योंकि रदरफोर्ड का ही नाभिकीय सिद्धांत है। जिन्होंने आपने गोल्ड फॉयल पे बम्बार्डमेंट कराया, उसके बाद देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा किरणें बाहर चली गई, कुछ अधिक कोण से विचलित हो गई, तो ये जो थ्योरी है उनका थ्योरी का नाम ही है रदरफोर्ड्स नाभिकीय सिद्धांत। रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत। तो नाभिक के खोजकर्ता कौन हुए, रदरफोर्ड साहब हुए, याद रहता है ये। ठीक है, अब देखिए CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं करना है आपको। कैसे करना है, CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आप कैसे निकालेंगे, कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है ना। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6, यानी उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है किसी भी न्यूट्रल के लिए, देखिए मैं बता देती हूँ थोड़ा आपको हिंट करके, कि किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए क्या होता है, Z = P = E होता है। ये चीज़ आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए Z इसका 6 है, कार्बन का 6 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 6 होगा। समझ में आ गई बात। ऑक्सीजन के लिए देखिए इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है ना। तो 8 6 14, और चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो 8 2 जा 16 है ना। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे +16 करेंगे, 8 2 जा 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 8 है तो 2 ऑक्सीजन का 16 होगा ना। तो 6 6 12 1 1 2 22, यानी कि 22। इस तरीके से क्वेश्चन समझना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है कि CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना। तो आपको ध्यान रखना है कि CO2 में C है और O2 है जुड़ा हुआ, तो कार्बन के पास जितना इलेक्ट्रॉन है और एक ऑक्सीजन के पास जितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 गुना कर दीजिए उसका, दोनों को ऐड करके जितना इलेक्ट्रॉन हुआ वो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इन CO2 हो गया। क्लियर। अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है बच्चे, आप लोग देखते हैं, तो काइंडली कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए कि ये चीज़ समझ में नहीं आया, इसे फिर से बताइए थोड़ा। तो किसी भी वीडियो को नया बनाने से पहले पीछे का सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, तो आप लोग कमेंट करेंगे तभी ये पॉसिबल, अदरवाइज तो मैं तो समझती हूँ कि आप लोग सभी समझ ही गए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान द्रव्यमान वाले 2 तत्वों X तथा Y के परमाणु क्रमांक क्रमशः 20 और 22 हैं। ओके, परमाणु क्रमांक आप समझ गए, Z है आपका 20 और 22। यदि तत्व X के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन हैं
तो y में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अब आप यहाँ समझें, परमाणु क्रमांक का मतलब है प्रोटॉन की संख्या, न कि न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक इक्वल्स टू क्या होता है, परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक इक्वल टू P इक्वल टू E, यानी प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ अब है कि परमाणु क्रमांक दे दिया 20 और 22, न्यूट्रॉन x का दे दिया है। बात आ गई समझ में। तो आप यहाँ समझेंगे A इक्वल टू होता है परमाणु भार, A इक्वल टू P प्लस N होता है ना। तो P प्लस N, P के जगह पे किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए आप Z भी लिख सकते हैं, प्लस N लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए N निकालना है हम लोगों को, N है ना। तो N निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए तो देखिए ये आपने समझ लिया। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझें, ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, आपके लिए ये बहुत भारी नहीं होगा, लेकिन नहीं समझ में आएगा तब फिर प्रॉब्लम हो जाती है। सामान्य द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान सेम है, यानी ए जो है वो सेम है, दोनों का एक्स और वाई का ए क्या है, सेम है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है, एक्स के बारे में परमाणु क्रमांक दिया है और उसका न्यूट्रॉन दिया है। तो आप एक्स का ए निकालिए, ठीक है, एक्स का ए। तो ए अगर परमाणु भार कितना हो जाएगा, P प्लस N, तो यानी P कितना दिया है इसका 20, एक्स का 20 दिया है और न्यूट्रॉन भी दे दिया है। एक्स के नाभिक में कितना न्यूट्रॉन है 22, तो टोटल कितना हो गया 42। तो देखिए यहाँ द्रव्यमान एक्स का कितना आ गया 42 आ गया ना। तो वाई का भी तो द्रव्यमान 42 ही होगा, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान क्या है, सेम है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, वाई के ए निकालने के लिए भी आप P प्लस N करेंगे। आ रही बात समझ में आपके। तो y के लिए अब कितना हो गया, A 42 हो गया। P आपको पता है ये परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, तो वो 22 दिया हुआ है। N आपको नहीं मालूम है, यही आपको निकालना है। तो इसलिए N इक्वल्स टू कितना 42 माइनस 22 यानी कि 20। आंसर हो गया 20। बात आई समझ में आपके, क्या समझाया गया आपको। बस आपको जैसे ये क्या था, मैथमेटिकल चीज़ है, मैथमेटिकल है कि आपको समझना है कि समान द्रव्यमान है, जो वैल्यू दिया हुआ था उससे एक वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया, मतलब एक्स का न्यूट्रॉन भी दिया था, परमाणु संख्या भी दिया था, तो इससे हम लोगों ने परमाणु भार निकाल लिया। ये परमाणु भार वाई के परमाणु भार के बराबर ही है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ किया हम लोगों ने। और वाई के जगह परमाणु भार के जगह 42 हम लोग लिख सकते हैं, तो n इक्वल्स टू 20 हो गया। समझ गए आप लोग अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे अब। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं, किसकी बनी होती हैं, तो क्या हो गया, नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती है, याद कर लीजिए आप लोग, कैडमियम की बनी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में बीटा कण है, इनमें से कौन ऐसा है जो बीटा कण को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बीटा कण को कौन रिप्रेजेंट करता है, बीटा कण किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन के जैसा जो होगा वही आपके बीटा कण को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो कौन सा है आपका E-10, ये आपके बीटा कण को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी का सीरीज चल रहा है मेरे चैनल पे, जनरल कंपटीशन के लिए मैं दे रही हूँ। अगर आप लोगों को कहीं भी बीटा अल्फा गामा से कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी रेडियो एक्टिविटी में जानना है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में अल्फा कण, इसमें से अल्फा कण किसको रिप्रेजेंट करता है, तो याद करिए हीलियम 2 प्लस आयन ही अल्फा कण को रिप्रेजेंट करता है। यानी अल्फा कण क्या होता है, एक्चुअली हीलियम का नाभिक ही होता है, ओके। तो ये हो गया हमारा, पहचान करने में ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको सही बना सकते हैं। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है किससे, विखंडन प्रक्रम से, विखंडत प्रक्रम से, साइक्लोट्रॉन से, संलयन प्रक्रम से। तो सूर्य में क्या होता है, संलयन अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, नाभिकीय संलयन होता है तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, ओके है ना। अब देखिए, क्योंकि नाभिकीय संलयन एक नाभिकीय प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, जो हम लोगों को सनलाइट के रूप में प्राप्त होता है। संयोजकता यानी वैलेंसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसको ध्यान में आपको रखना है, फ्रैंकलिन ने किया था। सबसे पहले संयोजकता शब्द का इस्तेमाल किसने किया,
फ्रैंकलिन साहब ने किया था। फिर आते हैं हम लोग, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के सबसे भीतरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। नहीं, सबसे भीतरी कक्ष वाला नहीं कहलाता है, वो तो दूसरा चीज़ कहलाता है ना। अब देखिए सबसे भीतरी वाला क्या कहलाता है, कैनल इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बाहर से दूसरे नंबर के कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो बाहर से दूसरे कक्ष में जो उपस्थित होता है उसको पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है, तो वो भी नहीं है। दूसरे कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, वो भी नहीं है। बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हम लोग पढ़ते भी हैं डेफिनेशन में भी, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सहसंयोजक यानी कोवैलेंट बंधन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनता है, ये तो आप जानते हैं। तो जैसे ही आपके सामने ऑप्शंस आएंगे तो आप फटाक से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से नहीं, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन मिलने से नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने से नहीं, इलेक्ट्रॉन के साझे से, है ना। इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन जो है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी ये बनेगा कि साझा होता है इलेक्ट्रॉन का। और ये जो एक ऑप्शन था बाहर से एक इलेक्ट्रॉन मिलने से, ये सब कुछ भी नहीं होगा, साझेदारी होती है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 12, ओके। चलिए आइए, तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्या है कि देखिए, किसी परमाणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उस पर आवेश होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कैसा आवेश होगा, थ्योरी आप ध्यान रखें, इकाई ऋण आवेश नहीं, इकाई तो नहीं होगा, इकाई धन आवेश नहीं, 2 इकाई ऋण आवेश, 2 इकाई धन आवेश, तो 2 इकाई ऋण आवेश होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऋण आवेश होता है, ये हम लोग जानते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन लेता है उतना ऋण आवेश होता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए 2 इकाई ऋण आवेश होगा, ओके ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सिर्फ पॉलिटेक्निक के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए ये काम करता है आपका। देखिए ये तत्व ए तथा बी के परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में क्रमशः 2 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इनसे बने यौगिक का सूत्र होगा। अब देखिए बाह्यतम कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन है, ओके, क्या है, ए और बी 2 परमाणु है, इसके बाह्यतम कक्षा में 2 और 6, यानी कहने का मतलब यहाँ ये है कि ए जो है, ए के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है और बी के 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आप क्या समझ रहे हैं इसमें कि इसको 2 6 को 8 बनाने के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जरूरत होगा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन का, और इसको कितना का जरूरत होगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देने से क्या हो जाएगा, इसका पूरा हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि ए अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसको दे देगा अपना 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट हो जाएगा, और इसके चूंकि बाह्यतम में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी और अंदर का पूरा पूरा भरा हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या है कि आप देखेंगे कि ए ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज, बी ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 माइनस चार्ज, यही होता है ना नियम, 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 निगेटिव, क्रॉस वैलेंसी होता है, क्रॉस वैलेंसी, क्रिस क्रॉस इसे कहते हैं। तो इसका 2 इसके पास, इसका 2 इसके पास, ठीक है, यानी A2 B2 हुआ ना। अब A2 B2 जो होता है, चूँकि सेम है दोनों आपस में, इसलिए कैंसिल हो जाएगा और AB हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, AB, यानी दोनों क्या है, अनुपात सेम है, तो 1:1 रेशियो है, यानी AB आपका आंसर हुआ। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए A2 B2 भी दिया है, तो वो आपने नहीं लिखना है, इसका आपको करना क्या है, सूत्र क्या हो जाएगा, AB, ठीक है, क्योंकि 2 आपस में सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए क्या है, CH3PO4 होल ट्वाइस में Ca की संयोजकता क्या है, बताइए आप लोग, क्या है संयोजकता। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है तुरंत कि क्रॉस, यहाँ पे आपने देखा इसे, इसमें देखिए ध्यान से, इसके पास जो है ये इसकी संयोजकता है और इसके पास जो है ये इसकी है, क्योंकि क्रिस क्रॉस हो जाता है, यानी संयोजकता का ट्रांसफ़र हो जाता है एक दूसरे में, इसका इसके पास, इसका इसके पास। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 जो है वो PO4 का संयोजकता है, और यहाँ 2 जो है वो किसका है, कैल्शियम का, क्योंकि कैल्शियम का इसके पास गया होगा और PO4 रेडिकल का इसके पास आया होगा, इसलिए संयोजकता क्या हो जाएगा, कैल्शियम का 2, ओके, क्लियर।
कोई कन्फ्यूजन नहीं। इस तरह के से लिखा हुआ कोई भी क्वेश्चन देता है तो आप ऐसे ही देखेंगे कि दोनों का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैल्शियम का पूछा तो 2 और PO4 का पूछता तो होता आंसर 3। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोनेट मूलक पर आवेश होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बोनेट बोलते हैं CO3 2- को, तो इसके ऊपर आवेश कितना है -2, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग। FeCl2 + Cl2 गिव्स 2FeCl3 में FeCl2 है। अब इसमें आपको क्या है भाई मेरे, ऑक्सीकरण और अवकरण का नॉलेज होना चाहिए, तब बनेगा ये सवाल। तो इसमें करना क्या होता है, देखिए FeCl का बात है तो FeCl पे ही वर्क करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है कि FeCl एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है तो 2 पे -2 हो जाएगा। और यहाँ चूँकि आपका फिर ये जो है आयरन वो अकेला है, इसलिए इसको न्यूट्रल करने के लिए, -2 को न्यूट्रल करने के लिए +2 का होना आवश्यक हो जाएगा। क्योंकि आप ऑक्सीकरण अवकरण में आप लोगों ने ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट पढ़ा होगा, तो ये आपको नॉलेज होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल को न्यूट्रल करने के लिए क्या होता है, + चार्ज बराबर बराबर होना चाहिए। तो जिसका फिक्स है उसका आप देख लेते हैं, और जो वेरिएबल है वो तो वेरिएबल शो कर सकता है ना। इसलिए क्लोरीन का फिक्स है कि -1 होगा, इसलिए क्लोरीन का हम लोगों ने देख लिया -1, तो -2 कर दिया 2 का। और फेरस का +2, क्योंकि फेरस क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का भी वीडियो है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ रहा है आपका तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हुआ। और ऑक्सीकरण जब होता है तो जिसका ऑक्सीकरण होता है यानी इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ ये पोर्शन का। तो ऑक्सीकरण जिसका होता है वो क्या कहलाता है, अवकारक कहलाता है। तो इस तरह का क्या हो गया, FeCl2 क्या हो गया, अवकारक हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 2HgCl2 + SnCl2 गिव्स Hg2Cl2 SnCl4, यह अभिक्रिया है। अब इसको देख के आपको बताना है कि यह अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन है, उपचयन है, अपचयन है, या उपचयन अपचयन है। तो ये आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी उपचयन अपचयन दोनों है। बाकी बात समझ आई, जैसे हम लोग बहुत पढ़ते हैं ना कि रेडॉक्स रिएक्शन, तो कोई भी रिएक्शन जो होता है वो आधा मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग कहते हैं। तो ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, अपचयन उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया 4, अपचयन उपचयन अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखते हैं हम लोग क्या है नेक्स्ट, है ना। देखिए अब यहाँ देखिए ध्यान से बच्चों, H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है। अब आपको फिर वही करना है, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है आपको। यहाँ पे तो हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे देखिए जिसका फिक्स है उसको ले लीजिए पहले। तो ऑक्सीजन का -2 होता है, -2, तो -2 यानी 1 पर -2 होता है, तो इस पर कितना हो जाएगा, -8 होगा। 4 है तो इस पर -8 हो गया। अब इस हाइड्रोजन के ऊपर आप जानते हैं कि एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, तो 2 पे कितना हो जाएगा, +2 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ कार्बन है तो कार्बन के ऊपर कितना हो जाएगा, देखिए -8 को न्यूट्रल करने के लिए कितना चाहिए हम लोगों को, +8 चाहिए। तो +2 तो यहाँ ऑलरेडी मौजूद है ना। तो और कितना चाहिए, +6 इलेक्ट्रॉन, +6 चाहिए, +6 यानी +6 और +2 +8 हो जाएगा, -8 में न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपको मांगा है किसका, सिर्फ कार्बन का, न कि C2 का। तो एक कार्बन के ऊपर कितना हो जाएगा, 2 पे +6 है, तो 1 पे कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, +3, यानी ये हो जाएगा। इसको निकालने का मेथड मैंने अपने वीडियो में बताया है बच्चों, उस वीडियो में ऑक्सीकरण अवकरण वाले में आप कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए यहाँ पे क्या होता है, जिसका निकालना है उसको x मान लीजिए, तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा बताने के लिए। ओके, इस तरीके ये शॉर्टकट विधि होता है कि इसमें शॉर्टली आप कैसे बना सकते हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर आप कमेंट करना, मैं बताऊंगी आपको। ओके, तो ये +3 हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्या, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण तथा अवकरण में सामान्य व्यवहार करता है। तो याद कर लीजिए इसे, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों की तरह, ऑक्सीकारक अवकारक दोनों की तरह बिहेवियर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है, नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण निकालना। तो यहाँ मैं आपको मेथड से ही सिखा देती हूँ। जैसे देखिए यहाँ x मान लिया, इसे जिसका निकालना है उसका x मान लीजिए। तो क्या हो गया,
ओवरऑल चूँकि न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है इसलिए इसका 0 मान लेंगे ओवरऑल। तो देखिए हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, हाइड्रोजन का फिक्स है +1, आपको नाइट्रोजन का निकालना है +x कर दिया आपने, और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 2 ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीजन का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ हो गया 1 + x -6 बराबर 0। तो देखिए -6 + 1 तो कितना हो गया -5 बराबर 0, इसलिए x बराबर +5 हुआ ना। इसमें देखिए प्लस माइनस का महत्व है, इसलिए प्लस लिखना नीड होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन अवस्था जो होता है वो दोनों तरह का होता है, प्लस माइनस दोनों, इसलिए इसमें प्लस माइनस भी लिखना पड़ता है ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर। तो x = कितना आ गया, 5 इधर आया तो +5 हो गया, तो आंसर हो गया हमारा +5। ओके, तो ये आसान था, इसको आप फटाक से कर सकते हैं ऐसे। जो मेथड मैंने सिखाया है ट्रिकली जो बनाना है, तो कितना हो गया -6, इस पे 2 1 पे -2 तो 3 पे -6, इस पे +1 तो -6 को न्यूट्रल करने के लिए इसके ऊपर +5 आएगा ना, +5 आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए किसी भी मेथड का यूज़ कीजिए, लेकिन बना के सही आइएगा आप लोग एग्जाम में, तब पढ़ाना सार्थक हो जाता है। खैर चलिए आगे। H2 तथा O2 की विचरण दर का अनुपात क्या है, मतलब विचरण दर का अनुपात कैसे होगा, क्या होगा H2O2 का। तो सबसे पहला तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, इसे आपको याद रखना है। विचरण दर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√अंडर मॉलिक्यूलर वेट होता है। ओके, तो आपने क्या करना है, मान लिया कि आप ऐसे करते हैं, R हाइड्रोजन लेते हैं, तो R हाइड्रोजन बराबर कितना होगा 1/, आपके हाइड्रोजन का कितना होता है मास। तो यहाँ देखिए आप लोग क्या होगा, हाइड्रोजन का H2 का कितना मॉलिक्यूलर वेट कितना 2 होता है। उसी तरह से जब O2 आप करेंगे तो आप क्या करेंगे 1/√16 दूनी 32 होता है इसका एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका 32। ठीक है, तो जब आप क्या करेंगे, इसका अनुपात करना है आपने। तो देखिए जब हम लोग ऐसा लिखेंगे RH2/RO2 तो क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि ये ऊपर आ जाएगा, है ना। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ऐसे देखिए मैं बता देती हूँ आपको, ताकि आप खुद से भी जब करें तो आपके समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसा हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला गया 32, नीचे आ गया हमारा 1/√2। तो आपने ओवरऑल क्या करना है, ओवरऑल ऐसा करना है ना, ऐसे दोनों पे रूट है इसलिए रूट चढ़ा सकते हैं ऐसे, /2 तो 16 हो जाएगा /1, है ना। तो 16 का रूट निकल के कितना आएगा 4, और 1 का रूट 1, यानी 4:1। तो 4:1 हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन 4:1 है नहीं, तो इसलिए आप रेशियो कैसे, जैसे RH2O2 करना करके क्या करेंगे R02/RH2 कर देंगे, तो रेशियो क्या हो जाएगा कन्वर्सन 1:4, क्योंकि ऑप्शन नहीं था 4:1, नहीं तो 4:1 ही ऑप्शन हो जाता। अगर यहाँ 1:4 है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे RO2/RH2 कर देंगे, है ना। यहाँ हम लोगों ने RH2/RO2 लिया तो 4:1 आया। अगर हम लोग RO2/RH2 लेते तो क्या होता 1:4। यहाँ पे कुछ दिया नहीं था कि किसका कैसे अनुपात लेना है, दैट्स वाई ऐसा हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हुए भी कुछ काम आपको एग्जामिनेशन के अंदर करना होता है बच्चों। ये एक तरह से आपके लिए उसी तरह का हिंट था कि आप कैसे अपना एग्जामिनेशन में ऑप्शन भी ध्यान में रखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही गैस समीकरण चुनिए। तो इसमें क्या है, P1V1/T1 = P2V2/T2, V1T1/P1, V2T2/P2। अब इसमें देखिए आप ध्यान से देखते जाएं, P1V1/V1, P2T2/V2, है ना। उसके बाद क्या है V1V2, T1T2, P1P2। अब इसमें क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि गैस इक्वेशन आपका क्या आता है निकल कर। तो आपको याद होगा कि P1V1/T1 चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ सब मिला के बनता है एक गैस इक्वेशन, जिसे बोलते हैं P1V1/T1 = P2V2/T2। इसी तरह से चलता आता है, सो ऑन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा कि गैस इक्वेशन ये होता है। गैस इक्वेशन में 2 इक्वेशन इन्वॉल्व होता है, एक होता है बॉयल्स लॉ, एक होता है चार्ल्स लॉ। अब दोनों लॉ को आपने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको बनाएंगे। निम्न में से ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपका क्या है, निम्न में से किस गैस मिश्रण पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होगा। इसमें से किस पर लागू नहीं होगा, तो इसके लिए डाल्टन का सिद्धांत भी आपको आना चाहिए।
तो देखिए इसमें क्या है कि डाल्टन का नियम किस पे लागू नहीं होगा, तो वो सारा गैस जो आपस में अभिक्रिया करता है उस पे डाल्टन का सिद्धांत लागू नहीं होगा, क्योंकि डाल्टन का सिद्धांत उन्हीं गैसों पे लागू होगा जो विश्रण करें, एक दूसरे में मिलें, रिएक्ट नहीं करें एक दूसरे से। तो आपको पता होगा कि H2 और Cl2 को मिक्स करिएगा तो ये रिएक्शन कर लेगा आपस में, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा, H2Cl2 हमारा ऑप्शन हुआ। इस पर आपका डाल्टन का सिद्धांत काम नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एकदम, एक फराडे विद्युत का मान कितना होता है, 96500 कूलम। इसमें देखिए इसमें ऑप्शन भी पढ़ने का नीड नहीं है, एक फराडे इक्वल टू कितना, ऑप्शन पढ़ने में बहुत समय बर्बाद हो जाता है इधर उधर। आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन भी होता है जिसका एकदम सटीक आंसर याद होना चाहिए। एक फराडे विद्युत का मान है क्या, 96500 कूलम। ये फराडे का नियम में ये वैल्यू उन्होंने प्रूफ करके ला के दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धन आवेशित परमाणुओं को कहते हैं, क्या कहते हैं धन आवेशित परमाणु को, धनायन कहते हैं। ऋण आवेशित होता है ऋणायन होता है, जिसपे कोई आवेश नहीं होता उसे उदासीन कहते हैं, ठीक है। फिर ताप बढ़ने पर आयनन की मात्रा क्या होती है, देखिए ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। ताप बढ़ाएंगे तो आयनन की मात्रा बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 हमारा, 0.001 MHCl विलियन का pH मान होता है। pH मान निकालने के लिए इसको आता है, तो इस तरह से पहले तो H प्लस आयन ये हो गया आपका, ठीक है, 0.001 और pH इक्वल टू हो गया माइनस लॉग, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना होता है, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे, pH मान निकालना है तो माइनस लॉग H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है क्या, 0.00 लिखते हैं हम लोग 0.0001, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो माइनस लॉग, अब देखिए जब आप इसको हटाएंगे, डिसमिल हटाएंगे तो नीचे 1 डालेंगे, 1 2 3 4 4 जीरो डालेंगे 4, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 1/10⁴। जब ये ऊपर आएगा तो आप लोग को पता होगा कि माइनस लॉग जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 10 के ऊपर -4 चार्ज हो जाएगा, होगा ना। तो अब क्या होता है, जो लॉग का नियम है ये आगे आ जाएगा, -4 लॉग 10। तो यहाँ पे नेचुरली जो आपका pH वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर आपको पढ़ा दूंगी कि लॉग कैसे निकाला जाता है, लॉग का कैसे मतलब लॉग कैसे निकाला जाता है, pH वैल्यू कैसे निकाला जाता है, सब कुछ बता दूंगी आपको, ओके। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ ये जो होता है नेचुरल बेस 10 ही माना जाता है, तो 10 के पावर 10 यानी ये हो गया 1, तो -4 इंटू 1 यानी कि 4, आंसर हो गया 4, ओके। बताइए समझ में कैसे निकालना है। तो इस तरीके से ये हो गया हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बनाएंगे 28। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिटकरी का सूत्र होता है, पोटास अल्म जिसे इंग्लिश में कहते हैं, पोटास अल्म, ठीक है। तो फिटकरी का सूत्र क्या होता है, FeSO4 2H2O होता है, या K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24 H2O। तीसरा है K2SO4 Al2O3, और चौथा आप लोग खुद देख रहे हैं, यहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो आप एकदम रट जाइए। फिटकरी का फॉर्मूला होता है, मैंने इसे क्लास 6 में पढ़ा है बच्चों, फिटकरी आज तक मैं अभी तक नहीं भूली हूँ, आज तक अभी तक, मतलब K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24 H2O, एकदम मेरे दिमाग में जहन में बैठ गया जिस दिन मैंने इसे पहली बार पढ़ा था, क्योंकि इतना बड़ा सा सूत्र था। तो इसको एकदम एक बारी में जैसे ही पढ़ा मैंने उसे दिमाग में रख लिया। इसी तरह आप भी रख लीजिए। फिटकरी का सूत्र क्या है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24 H2O, ओके। 24 वाटर मॉलिक्यूल्स होता है इसके अंदर। क्लियर, फिटकरी का सूत्र याद कर लेना है आपको, छोड़ना नहीं है, ठीक है। pH पैमाना विकसित किया था, किसने विकसित किया था, तो ये नाम याद रखना होगा, सोरेनसन ने किया था। pH वैल्यू का किसने आविष्कार किया, सोरेनसन ने किया था। बहुत बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार है ये अपने में। और लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या दूध का pH वैल्यू क्या होता है, 6.4। या ये सब आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है बच्चों। pH वैल्यू का अलग अलग कुछ चीज़ ऐसे हैं जिनका pH वैल्यू आपको याद होना होता है। तो आप लोग अगर कमेंट करते हैं pH के बारे में मेरे से, तो मैं आपको pH वैल्यू वाला सारा कुछ पढ़ा दूंगी, जो निकालने का तरीका किसका कितना होता है वो सब कुछ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30, दूध का pH वैल्यू हो गया
4। इस तरीके से हम लोगों ने आज केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चंस किया। ये सेकंड वीडियो है मेरा इस पर, तो ये आप देखेंगे, जब आप करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आपको समझ में आएगा कि आपने जो पहले से पढ़ रखा है वो आपके लिए कितना काम आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको अच्छा लगा हो बच्चों, और आगे भी वीडियो इस तरीके का मैं डालूंगी अभी, तो जुड़ जाइए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी जो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने वाले या जो कोई भी इंटर लेवल का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।